हेलो स्टूडेंट, आई एम किरण और आप देख रहे हैं इस टाइम पे मौर्य फाउंडेशन सीरीज की क्लास नंबर 3। अगर आपने स्टार्टिंग की 2 क्लासेस देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने उसमें मैटर के बारे में स्टडी करी थी, राइट। तो आज की जो 3rd क्लास है ये है उसी मैटर को लेके, लेकिन आज हम उस मैटर को, जो बड़ा सा पार्टिकल्स या छोटा सा पार्टिकल है, उसको और तोड़ने वाले हैं और तोड़ के हम उसको बारीक बारीक पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इन पार्ट्स को डिवाइड करने के लिए हमने इस टॉपिक का नाम दिया है द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी, और इसको हम कह रहे हैं एटम। क्यों कह रहे हैं वो तो हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। तो देखते हैं आज हम क्या क्या करने वाले हैं। आज की क्लास में पहले हमारा मेन फोकस रहेगा द मैन बिहाइंड एटम, और आप कह सकते हो द मैन बिहाइंड द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी। इस आइडिया को देने वाले कौन कौन थे, उन्होंने क्या क्या बोला, ये हम इस बारे में बात करेंगे। दूसरा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये भी इसी मैटर को लेके, या आप जिनको पार्टिकल्स को तोड़ने वाले हो उसको लेके है कि हम किस तरह से उनको कंबाइन करें। इसमें किस किस साइंटिस्ट का योगदान है वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एटॉमिक फिलॉसफी। अगर आप लोगों ने सुना होगा तो इसको हम एटॉमिक थ्योरी बाय जॉन डाल्टन भी कहते हैं कि उन्होंने किस तरह से ये थ्योरी दी। देन हम लोग पढ़ेंगे एटम्स के बारे में, ये एटम्स होते क्या हैं और कितने छोटे होते हैं उसके बारे में। एंड इन द एंड हम लोग टॉपिक खत्म करेंगे एटॉमिक सिंबल्स के साथ। सो देर क्यों करें, हम फटाफट स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। आज का पहला टॉपिक है द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी। देखो सुनो, हम लोगों ने मैटर पढ़ लिया कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो मैटर है, लेकिन ये मैटर बनता किससे है? कभी हमने सोचने की कोशिश करी कि हमारे आसपास का जितना भी ये सब चीजें हैं, जितने भी सबस्टेंसेस हैं, ये ऑब्वियस सी बात है कहीं किसी न किसी चीज से तो बने हैं। तो क्या ये सब सेम चीजों से मिलके बने हुए हैं या क्या है? इसकी खोज को हम लोग कह रहे हैं इस टॉपिक के नाम से द मैन बिहाइंड द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी। अब देखो, इस जो ये टॉपिक है इसके पीछे 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में काम चल रहा था। एक तो चल रहा था एशिया में, जिसमें हम इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन जो हमारे ज्ञानी थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने अपना एक कंट्रीब्यूशन दिया, बहुत सारे इंडियन फिलोसोफर थे। दूसरी साइड हमारे पास चल रहे थे ग्रीक वाले, ग्रीक फिलोसोफर। तो उन्होंने क्या क्या बोला वो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आपके सामने इस टाइम पे, इनका डायग्राम देखना, ये ऋषि है ना, ऋषि कनद बोलते हैं इनको। कनद कुछ इस तरह की इनकी स्पेलिंग है, ऋषि कनद। बहुत ही बड़े ज्ञानी थे, इंडियन फिलोसोफर हैं, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई। एक्चुअली इन्होंने तो इतनी बड़ी थ्योरी दी, वो एक्चुअली उस तरह से पब्लिश नहीं की गई जिस तरह से अदर साइंटिस्ट ने किया। इन्होंने एटम मैटर को लेके बहुत सारी थ्योरियां दी। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि हमारे आसपास जितने भी क्या होता है सबस्टेंस होते हैं, जिनको हम मैटर के नाम से ही जानते हैं, वो बहुत ही क्या होता है स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। और इन स्मॉल पार्टिकल्स को उन्होंने एक नाम दिया, जिनका इस नाम को हम अभी भी यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं परमाणु। सुना होगा आपने ये परमाणु, ये वर्ड इन्होंने ही दिया था। हिंदी में भी इसको हम परमाणु कहते हैं। और इसी में एक और इंडियन फिलोसोफर का नाम आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है काकुड़ा कत्यामा। इन्होंने भी यही बातें बोली कि मैटर जो होता है, हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, जिनको हमने परमाणु नाम दे दिया। उन्होंने ये कहा कि ये परमाणु जो होता है आपस में कंबाइन होके, डिफरेंट तरीके से कंबाइन होके अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स बनाते हैं। यानी ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं जिनको हम परमाणु कह रहे हैं, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से अलग अलग टाइप के पदार्थ बनते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, that small particles after combination form different particles, different matter particles, और हम कहते हैं different matter substances। ये बात इन्होंने बोली। अब देखो, ये इनमें अगर आप रियल में कहीं किताब पढ़ने जाओ तो इनका नाम हम लोगों को पता है इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ इंस्क्रिप्शन में इनका नाम है। अदरवाइज इनकी थ्योरी, मैटर का नाम भी जब भी आएगा या एटम का नाम जब भी आता है, परमाणु का नाम जब भी आता है, हम इनको बहुत रेयर पढ़ते हैं क्योंकि हम इंडियन है इसलिए हम पढ़ भी रहे हैं क्योंकि हमारे पास इनका प्रिंट है। लेकिन बाहर
इनका कहीं से कहीं का तो कोई नाम नहीं है। तो ये इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है कि हमें पता हो हमारे रूट्स कितने, हमारे जो पूर्वज रहे हैं इस इंडिया में वो कितने ज्ञानी रहे हुए हैं, ठीक है। लेकिन हम उनकी भी बात करेंगे जिन्होंने इसमें और कंट्रीब्यूशन दिया। उसी सेम इरा में ग्रीक के कुछ साइंटिस्ट थे जिसमें एक नाम आता है डेमोक्राइटस, ये बहुत ही फेमस ऑल्सो, एंड दैट इज ल्यूसिफस। इन दोनों ने अलग अलग तरीके से बातें बोली, लेकिन इन द एंड घुमा फिरा के वो बात आती है वहीं पे कि मैटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और इन छोटे छोटे पार्टिकल से ही अलग अलग टाइप के मैटर बनते हैं, जैसे सेम हमने पढ़ाई है, और इनको उन्होंने नाम दिया एटम। ठीक है, यहीं से टर्म आता है एटम। और डेमोक्राइटस ने, क्योंकि वो ग्रीक थे, तो वो एटोमोस ऐसे करके ये वर्ड बोलते थे, जिसका इंग्लिश में हम एटम कह देते हैं सिंपल। तो उन्होंने भी सेम बोला कि मैटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और यही छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं जिनको हम एटम कहते हैं, यही अलग अलग तरीके से कंबाइन होकर मैटर बनाते हैं। एक और साइंटिस्ट का यहाँ पे नाम आता है जिसको हम कहते हैं प्लूटो। प्लूटो ने क्या बोला? प्लूटो ने इस चीज को समझाने की कोशिश करी कि कैसे सेम एटम से, क्योंकि एटम तो सारे हैं, अब सारे एटम ही जब कंबाइन हो रहे तो कैसे कभी ये पेन बन गया, ये टेबल बन गया, ये कॉपी बन गया, ऐसे कैसे हुआ? तो उन्होंने बोला कि एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग शेप्स के होते हैं, वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं, और वो डिफरेंट शेप्स के मिलने पे अलग अलग टाइप के क्या होते हैं हमारे पास मैटर आते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि कुछ प्रिज्म की तरह होंगे, ये ट्राइंगल नहीं है, 3D में सोचो, ठीक है। और इसी तरह से कुछ सर्कल होंगे, राइट, कुछ रेक्टेंगल्स होंगे, कुछ इस तरह के हमारे पास एटम्स हैं, इसलिए उनकी कंबाइन होने पे कुछ अलग अलग टाइप के पदार्थ मिल रहे हैं। ये प्लूटो ने कहा था उस टाइम पे। अब ये जो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई ये चल रही है 500 BC के आसपास, बहुत ही पुरानी बात है। अब देखो हुआ क्या, बहुत गैप की बात, क्योंकि यही बातें बार बार रिपीट होती हुई, सब कुछ अलग अलग तरीके से पर बात सेम ही बोल रहे थे। लेकिन 18th सेंचुरी के एंड तक हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे और हमें पता था कि एलिमेंट्स के कंबाइन होने से कंपाउंड बनते हैं, कुछ नया बनता है। मतलब जैसे हाइड्रोजन और वाटर की कॉम्बिनेशन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से वाटर बनता है, कार्बन ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये जब इस को लेके जब साइंटिस्ट ने रिसर्च करना और एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, वहां से अच्छे खासे रिजल्ट आने लग गए। सो इसी को हम एक्चुअली केमिकल कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये जो तस्वीर आप इस टाइम पे देख रहे हो, इनको कहते हैं जोसेफ प्राउस्ट, वन ऑफ द साइंटिस्ट जिनकी बातें, जिनको मैं बता रही हूँ आपको कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, वो उनमें से एक थे। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका। एक और साइंटिस्ट को हम पढ़ेंगे जिनको हम कहते हैं लेवोशियर। तो जोसेफ प्राउस्ट और लेवोशियर का बड़ा सा कंट्रीब्यूशन है इस केमिकल कॉम्बिनेशन में। हुआ क्या, पहली बात जो बोली गई वो लेवोशियर के थ्रू बोली गई। उन्होंने ये कहा कि तुम कोई भी जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो जो मास मैंने स्टार्टिंग में लिया था और जो मास मैंने बाद में लिया है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझो, मैंने स्टार्टिंग में 2 एलिमेंट्स लिए और मैंने उनको कंबाइन करके कंपाउंड बनाया, तो जो मास स्टार्टिंग में था वही मास मुझे एंड में मिल रहा है। तो वहां से उन्होंने जो लॉ दिया, इसको कहते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि ना ही हम मास को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जस्ट वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, क्योंकि स्टार्टिंग में एलिमेंट था फिर कंपाउंड बन गया, चेंज हो रहा है। ये लेवोशियर ने कहा कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहा उन्होंने? दैट एटॉमिक मास को लेके कहा, बट हम एटॉमिक वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल मास के टर्म में इसको लिख सकते हैं। दैट मास कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, it can change into one form to other, right? क्योंकि स्टार्टिंग में एलिमेंट है, कंपाउंड बन गया, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ मास। इन द सेम टाइम हमारे पास एक और साइंटिस्ट थे, जैसे मैंने आपको बताया प्राउस्ट, वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो भी यही चीजें ट्राई कर रहे थे कि किस तरह से एलिमेंट की कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बनता है। इसमें इसको एटॉमिक लेवल पे ले जाने का स्टार्ट यहीं से हुआ, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो। जोसेफ प्राउस्ट ने कुछ अलग देखा। उन्होंने देखा उस टाइम पे
कॉपर कार्बोनेट की हेल्प से। उन्होंने दो अलग अलग फॉर्म की कॉपर कार्बोनेट लिए, उनका मास का रेशियो चेक किया कि कॉपर का कितना मास है, कार्बन का, ऑक्सीजन का। तो उन्होंने देखा कि दोनों केस में जब मैंने अलग अलग जगह से सेम कंपाउंड ले रखा है तो उनका मास स्टिल सेम है। इसको मैं और इजी तरह से समझाऊं एक अच्छे से एग्जांपल के थ्रू। तो सपोज मेरे पास वाटर है, ये वाटर मैंने कहीं और से लिया, ये वाटर मैंने कहीं और से लिया। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो दो हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का मास होता है 16, सो इट्स 1/8। रेशियो, वेट का रेशियो, एटॉमिक मास का रेशियो 1/8 है। यहाँ पे भी 1/8 ही आया। इसका क्या मतलब है कि चाहे मैं इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो, अमाउंट के तौर पे मैंने जरा सा वाटर लिया, बहुत सारा वाटर लिया, स्टिल वेट का रेशियो सेम ही आएगा। तो मैं यहां से क्या कह सकती हूँ कि जोसेफ प्राउस्ट ने ये कहा कि हम जब भी कोई कंपाउंड को देखें तो उसके अंदर एलिमेंट का जो रेशियो रहेगा वो हमेशा एक जैसा रहेगा। एक किसी गिवन कंपाउंड में एलिमेंट का रेशियो हमेशा सेम रहेगा। इस लॉ का नाम दिया उन्होंने, क्या कहते हैं हम इस लॉ को, that is law of constant proportion or law of definite proportion। ये भी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर ही आता है। तो उन्होंने क्या कहा, इन एनी गिवन कंपाउंड द रेशियो ऑफ एलिमेंट remain same, रेशियो ऑफ एलिमेंट बाय वेट। रिमेंबर दैट हम सिर्फ वेट के फॉर्म में ही ये कैटेगराइज कर रहे हैं कि वेट के फॉर्म में जब हम ले रहे हैं तो उनका जो रेशियो रह रहा है वो सेम रह रहा है, जैसे मैंने आपको वाटर का एग्जांपल देके समझाया। क्लियर, ये बात समझ में आई। तो ये दो लॉ जो है वो केमिकल कॉम्बिनेशन का के अंदर ही आते हैं, जिसमें पहला दिया था लेवोशियर ने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा दिया था प्राउस्ट ने, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब इसी चीज को लेके डाल्टन ने आए और डाल्टन इसी प्राउस्ट के ही एक्सपेरिमेंट को और उनके दिए गए स्टेटमेंट्स को आगे पहुंचा रहे थे। प्राउस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे पर उन्होंने सारी बातें नहीं खोली। को एक्सपेरिमेंट को आगे ले जाने के लिए आए जॉन डाल्टन। नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस है, पहली एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने दी है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने जो भी बोला पहले तो वो आता है इसके अंदर, उन्होंने उसको नाम दिया एटॉमिक फिलॉसफी, कि मैं एटम के बारे में बता रहा हूं तो वो एटम की ही फिलॉसफी है। अब इसमें उन्होंने स्टार्ट कहां से किया, उन्होंने कहा कि प्राउस्ट ने जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ दिया है वो सही है, लेकिन उसी में हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं, देखो उन्होंने कहा अगर हम कोई दो सेम एलिमेंट लें, जैसे मैंने कार्बन और ऑक्सीजन लिया है, और उनको मिलाएं अलग अलग रेशियो में, अलग अलग रेशियो में, तो पहले मैंने उनका 1/1 रेशियो लिया तो बना CO, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। अब मैंने एक कार्बन और दो ऑक्सीजन लिए तो बन गया CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। उन्होंने कहा जब इस तरह का दो कंपाउंड बनते हैं कि जो दो सेम एलिमेंट के अलग अलग रेशियो में कंबाइन होने से बनते हैं, तो उनके मास में भी तुम्हें एक रिलेशन दिखेगा। क्या दिखेगा, कार्बन का जो मास होता है दैट इज 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16। क्या रेशियो बन रहा है, 4 3 से 12 एंड 4 4 से 16, दैट इज 3/4 इनका रेशियो बन रहा है। यहाँ पे 12 32, क्या रेशियो बन रहा है, किसकी टेबल से जा रहे हैं, दिख रहा है। तो अगर हम एक एलिमेंट का नंबर सेम रखें और दूसरे एलिमेंट का नंबर इंक्रीज करें तो उनका जो मास का रेशियो होता है वो मल्टीपल होता है। एंड इसीलिए उन्होंने इस लॉ का नाम रखा, जॉन डाल्टन ने, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो अगर आप इसको एग्जाम्पल के हिसाब से समझोगे ना, जो स्टेटमेंट में दूंगी वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया अगर आप उसके हिसाब से समझोगे इट्स वेरी इजी। क्या बोला मैंने, अब उसको उसी फॉर्म में लिखते हैं। व्हेन टू एलिमेंट combine in different ratio, their mass will be in multiple form. If one
एलिमेंट इज प्रेजेंट कांस्टेंट। अगर एक कांस्टेंट है, कार्बन कांस्टेंट था ना 1 1, तो दूसरा का मास क्या हो रहा है, मल्टीपल के फॉर्म में रह रहा है, दैट इज द लॉ एंड इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मैं आपको स्टिल कह रही हूँ एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से आप उसको उस तरह से लिख भी सकते हो कि मल्टीपल किस चीज के लिए हम कह रहे हैं, उसके मास के रेशियो के लिए कह रहे हैं। जब हमने एक एलिमेंट को कांस्टेंट रखे, दूसरे एलिमेंट को क्या रखा है, चेंज किया है, ठीक है। सो दिस इज द लॉ गिवन बाय एटॉमिक फिलोसोफर जॉन डाल्टन। ये लॉ उन्होंने दिया, पर सिर्फ ये लॉ नहीं, स्टार्टिंग ऑफ द 18th सेंचुरी उन्होंने अपनी एक पब्लिश की थी रिसर्च, जिसको उन्होंने नाम दिया था न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी, जहां पे उन्होंने सबसे पहली, हमारे पास सबसे पहली जो थ्योरी दी थी वो दी थी इन्होंने, सो एटॉमिक थ्योरी। पहले जो एटॉमिक थ्योरी दी वो दी थी जॉन डाल्टन ने, इसमें द न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी। क्या क्या बातें बोली हमने उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो उन्होंने पॉइंट बोला, उन्होंने ये बोला दैट कि कोई भी जो मैटर होता है वो स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बनता है। और हाँ, ये जो जॉन डाल्टन थे, इन्होंने कई चेंजेस किए, पर इन्होंने उन साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट देते हुए उन नामों को चेंज नहीं किया। जैसे इन्होंने एटम वर्ड यूज किया, एटम वर्ड किसने दिया था, डेमोक्राइटस ने दिया था, पर उन्होंने चेंज नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो ऑब्वियसली बात है गिवन है, और किसके द्वारा गिवन है, हमें उनको उस चीज का रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले पॉइंट में कि कोई भी जो मैटर होता है वो स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बनता है, या आप उसको कह सकते हो उसके यूनिट, उसको नाम दिया उन्होंने एटम। क्लियर हुआ पॉइंट, दैट मैटर आर मेड बाय स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल से जिनको हम आगे तोड़ नहीं सकते, उनसे मिलके बना हुआ है, एंड ही कॉल देम एज एन एटम। क्लियर। सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो कोई भी एलिमेंट होता है, एलिमेंट जैसे मैंने लिया ऑक्सीजन या लिया मैंने हाइड्रोजन, ये क्या होते हैं, सेम टाइप के एटम से मिलके बनते हैं, मेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम्स। मतलब एक एलिमेंट के अंदर एक ही टाइप के क्या होंगे, एटम्स होंगे, और ऐसे ही दूसरे एलिमेंट के अंदर एक ही टाइप के एटम्स होंगे। जैसे ऑक्सीजन के अंदर जितने भी एटम होंगे वो सारे सेम होंगे, हाइड्रोजन के अंदर जितने भी एटम होंगे सारे सेम होंगे। लेकिन उन्होंने क्या कहा, दैट डिफरेंट, अगर हम एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करें तो हम क्या बोलेंगे, दैट दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। मतलब अगर मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स को कंपेयर करूं तो दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कहा था पॉइंट, किसी भी जो कंपाउंड होता है, अब कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड उस टाइम पे उन्होंने कहा था कंपाउंड जो होता है एलिमेंट की कॉम्बिनेशन से बनता है, और वो हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड रेशियो होगा। कोई भी जो कंपाउंड बनता है वो क्या होता है, फिक्स्ड रेशियो ऑफ एलिमेंट से बनता है। तो जब भी डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होंगे तो उनसे बनने वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। फिफ्थ उन्होंने वही बात कही जो लेवोशियर ने कही थी, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी भी एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई भी केमिकल नष्ट नहीं होगा, तो उसका मास स्टिल जो स्टार्टिंग में वो बाद में भी रहेगा, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज आएंगे। ये बातें मैंने आपको बहुत लाइटली और बहुत शॉर्ट वे से समझाया, ताकि आपको पॉइंट्स का ध्यान रहे कि उन्होंने किस बारे में बात की। हमें यहाँ पे थ्योरी नहीं पढ़नी है, थ्योरी हमारे पास, आपके पास आगे भी आएगी, कहीं ना कहीं आप उसको पढ़ ही लोगे, लेकिन पॉइंट का मतलब क्या है और ये क्या समझाना चाह रहे हैं, इस बारे में हमने बात की। उन्होंने सबसे पहले तो यही कहा कि मैटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल तो हैं, लेकिन वो इनडिविजिबल है, उनको हम आगे नहीं तोड़ सकते, एटम नाम दिया। फिर उन्होंने एलिमेंट की बात करी कि एलिमेंट के अंदर एटम होते हैं, दूसरे एलिमेंट के अंदर भी एटम होते हैं, लेकिन वो आपस में सेम नहीं होते। फिर उन्होंने बात करी एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, और इस कंपाउंड के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स फिक्स्ड रेशियो में होंगे। लास्ट पॉइंट उन्होंने सेम रिपीट किया, उन्होंने कहा कि किसी भी एक्सपेरिमेंट, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एलिमेंट्स इधर जाते हैं उधर जाते हैं, लेकिन उनका मास कहीं नहीं जाता है। स्टार्टिंग में जितना मास है उतना ही मास आपको लास्ट में मिलेगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। हाँ, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट हमेशा
एक ऐसे सिस्टम में होना चाहिए जहाँ पे ऑब्वियस सी बात है गैस बाहर ना जा सके। पता चल रहा है गैस की फॉर्म में उड़ गए तो आपको मास कम दिखेगा ही। सो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें हमारे पास आती हैं एटॉमिक थ्योरी बाय डाल्टन, और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी हम उसको कहते हैं, ठीक है। सो आई होप इतना तो क्लियर हुआ होगा। हुआ? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बात करते हैं एक्सट्रा क्रिस्टलोग्राफी और एसटीएम। ये पढ़ना नहीं है हमें, ये बस एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाह रही थी, इसलिए मैंने इसको ऐड कर लिया। हुआ क्या, अब जब जॉन डाल्टन ने इतनी सारी बातें बोली तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट सब पे पड़ता। कई साइंटिस्ट ने ये मानने से इनकार कर दिया कि एटम भी होते हैं। सोचो डाल्टन को कैसा लगा होगा। उनमें से एक मेंडलीव भी थे, याद है मेंडलीव का नाम? कौन है ये मेंडलीव? डिमित्री मेंडलीव इनका नाम है, जिन्होंने इन एलिमेंट्स को, जो जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पे थे और कुछ फ्यूचर के एलिमेंट्स, उनको पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया था, ऑर्गेनाइज किया था। तो वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, एलिमेंट्स की स्टडी भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी एटम को मानने से इनकार कर दिया। पर क्यों किया होगा? क्योंकि एटम्स जो होते हैं वो बहुत ही टाइनी, बहुत ही छोटे होते हैं, हमें आंखों से दिखते नहीं है। तो हमने उनको माइक्रोस्कोप में क्यों नहीं देखा? क्योंकि माइक्रोस्कोप भी उनको नहीं देख सकता, वो इतने छोटे होते हैं। देखो माइक्रोस्कोप केवल उनको देख सकता है। माइक्रोस्कोप काम किस पे करता है कि उस पर लाइट पड़ती है ना, तो लाइट का जो वेवलेंथ है उससे बड़ा होना चाहिए पार्टिकल, तभी वो उसको देख पाएगा। लेकिन ये पार्टिकल एटम उससे भी छोटे होते हैं, तो लाइट भी इनको नहीं देख सकती है। इनको देखने के लिए हमें चाहिए था छोटी वेवलेंथ की लाइट, जिसको हम कहते हैं एक्सरेज। किसने सुना एक्सरे? सुना है किसी ने? तब तक सोचो, मैं आपको एक्सरे के बारे में तो कुछ बताती हूँ। तो एक्सरे को बताने वाले थे विलियम, इनका नाम आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस क्योंकि हमें इनको रिस्पेक्ट देना चाहिए इस लेवल का, इसलिए मैं इनका नाम लिख रही हूँ। विलियम रोइंगटन इनका नाम है। ये वो थे जिन्होंने सबसे पहले एक्सरे देखा, और इन्होंने देखा कि जब हम किसी हड्डियों का एक्सरे करते हैं तो हम उनके अंदर देख सकते हैं। और वो देख के इतने सरप्राइज हुए थे कि थोड़ी देर के लिए शॉक में चले गए थे कि ये क्या देखा मैंने। तो एक्सरे जो होता है वो शॉर्ट वेवलेंथ का होता है, और इसके थ्रू अगर हम किसी शीट ऑफ पेपर को लें या कोई भी हमारे पास सबस्टेंस है, मैटर है, तो उसके अंदर के एटम्स को स्टडी कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम एग्जैक्टली देख लेंगे, लेकिन उनकी स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा नाउ अभी जो मेन टेक्नोलॉजी चल रही है उसको हम एसटीएम कहते हैं, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप कहते हैं, और ये आजकल हम ज्यादातर यूज करते हैं। सेम काम करता है, इसमें एक पेन सी होती है जो लेयर पे काम करती है, जैसे ये एटम्स है तो इस पे ऐसे ऐसे करके। खैर हम इसमें नहीं जाने वाले, जैसे कि मैंने आपको बताया। मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि ये चीज कहाँ से स्टार्ट हुई, एटम्स का पता कहाँ से चलना स्टार्ट हुआ। सो विलियम रोइंगटन ने जब एक्सरे देखा तो एक्सरे को यूज बहुत लोगों ने किया है। अगर आपने सुना होगा डीएनए, तो सुना होगा डीएनए को स्ट्रक्चर जो होता है वो देखने के लिए वाटसन और क्रिक का नाम आता है, उन्होंने भी यही यूज किया। तो जब एक्सरे खोजा गया, वहां से एटम्स का स्टार्ट हुआ पता लगना कि एटम्स क्या काम करते हैं और कैसे होते हैं। फिर अब हम तो एसटीएम यूज करते हैं। उसके बाद जाके लोगों को बिलीव होना स्टार्ट हुआ कि भाई हाँ, डाल्टन की बातें सही थी। पूरी तरह से सही नहीं थी, क्योंकि बाद में पता चला कि एटम्स को हम और तोड़ सकते हैं। लेकिन बाकी जो बातें, जैसे उसने कहा कि एलिमेंट्स के अंदर सेम टाइप के एटम होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के अंदर अलग अलग टाइप के एटम्स होते हैं, वो बाकी पॉइंट्स एक्चुअली बहुत हद तक सही थे। सो यहां से हमारे पास एटम का पता चला कि भाई एटम होता है। अब बात करते हैं एटम की, कि अब हम इसको किस तरह से डिफाइन करें। एटम पता चल गया, मैटर के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं एटम्स, लेकिन डेफिनेशन में हम कैसे कहेंगे? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज एटम। क्या कह सकते हैं हम इसको? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ये कह सकते हैं। बट बेटर डेफिनेशन में हम कहते हैं स्मॉलेस्ट एग्जिस्टिंग पार्टिकल, जो रह सकता है, ऑफ मैटर, दैट इज एटम। अब ये एटम है, जब हम मैटर को तोड़े 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 जितना तोड़ सकते हैं उतना तोड़े, और लास्ट में जो पार्टिकल मिला दैट इज एटम। कि हम उसको और तोड़ने की कोशिश करेंगे, हम उसको तोड़ नहीं सकते। बट यही तो जॉन डाल्टन ने भी कहा। तो जॉन डाल्टन पूरी तरह से गलत नहीं थे। कहाँ गलत हुए हो वो हम पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लासेस में।
जिसका नाम है इनसाइड द एटम। नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रखने वाली है इसी एटम से रिलेटेड, पर फिलहाल हम अभी यही रहते हैं। सो एटम जो था वो एग्जिस्टिंग पार्टिकल है, बट हमेशा एग्जिस्टिंग नहीं होता है। अगर आप देखो तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एक पूरी टेबल है जहां पे हमने बहुत सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर रखा है। एलिमेंट्स एटम से मिलके बनते हैं। अब कुछ ऐसे एटम भी हैं जो अकेले रह सकते हैं, खुश हैं, उनको जरूरत नहीं है किसी की। कुछ ऐसे एटम हैं जो अकेले खुश नहीं है। इसलिए ये डेफिनेशन है, बट ये सेलेक्टिव डेफिनेशन है। ठीक है, अब सोचो एटम हम कह रहे हैं कि हमें अपनी आंखों से नहीं दिखता है ना, बहुत छोटा है, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता, तो कितना छोटा है एक बार सोचें। इसको सोचने के लिए आपके सामने ये डायग्राम है। देखो, अब एटम को एक एप्पल के सामने खड़ा कर दो। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एटम रखा, यहाँ पे एप्पल रखा। तो एटम की कंपेयर में जब वो अर्थ, उसको देखो, एप्पल को देखो, तो ऐसा लगता है कि वो हमारे सामने जैसे अर्थ है वैसे ही एप्पल के सामने एटम। ठीक है, इतना छोटा है, समझ रहे हो? एक एटम के लिए एप्पल अर्थ के बराबर है, जैसे मतलब हमारे जैसे अर्थ है वैसे एक एटम के लिए एप्पल है। सो इतना सा एप्पल अर्थ के बराबर। सोचो छोटा कितना छोटा है। तो यहां से इस चीज को सोचो। इस चीज को और बेटर तरीके से समझने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया, तो आई होप आपको ये यहाँ से समझ में आए। ये वाटरमेलन है, सबने देखा होगा वाटरमेलन। और अब ये है एटम हाइड्रोजन का। अगर हम वाटरमेलन को देखें, इसका साइज 1/10 मीटर होता है। ठीक है, अगर हम सेम डे एटम को देखें तो वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। इतना डिफरेंस है इनकी साइज में। ठीक है, कि अगर हम एटम ऑफ हाइड्रोजन का साइज नापे, इसको आपको पता होगा ना, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं अदर शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन मीटर हमारे लिए सबसे कॉमन है, इसलिए मैंने मीटर में कर रखा है। आप उनको और छोटी यूनिट जैसे नैनोमीटर में, माइक्रोमीटर में लिख सकते हो। बट ये आपका रेडियाई है, रेडियस है हाइड्रोजन के एटम का, जबकि ये वाटरमेलन का रेडियस होता है। तो इतना डिफरेंस होता है हमारे लिए एटम में, इसलिए हम एटम्स को नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं एटॉमिक सिंबल पे। तो सबसे पहले एटॉमिक सिंबल को देने वाले थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने क्या किया, ये डिफरेंट शेप्स जो आपको दिख रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन को इस शेप से, एल्यूमिनियम को इस शेप से, स्ट्रोनियम, ये आयरन, जिंक, इनको अलग अलग शेप और सिंबल्स दिए और इनको उन्होंने कहा एटॉमिक सिंबल। पर ये लंबे टाइम तक काम नहीं किया क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, याद रखना। ठीक है, अभी अभी जो हम इस टाइम पे एटॉमिक सिंबल्स पढ़ते हैं वो IUPAC के थ्रू ऑथराइज्ड रहते हैं, राइट। तो अलग अलग तरीके हैं एटॉमिक सिंबल्स को याद रखने के, बहुत अलग अलग तरीके अपनाए गए। लेकिन एटॉमिक सिंबल सिंपली था क्या, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट थे, हमको उनको इजी स्टडी करने के लिए उनके कुछ शॉर्ट फॉर्म चाहिए थे, जिसको हमने एटॉमिक सिंबल नाम दिया। जॉन डाल्टन ने उस टाइम पे अवेलेबल डिफरेंट टाइप के शेप्स बनाए। ये वाला शेप है ऑक्सीजन, ये वाला शेप है हाइड्रोजन, ये वाला शेप है कार्बन, इस तरह से, जो बाद में एक तरह से उनको अप्रूव नहीं किया गया क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड थे और हमें ज्यादा इजी करना था। तो उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है केमिस्ट्री का, आप जानते होंगे, IUPAC। उन्होंने कुछ तरीके अपनाए, जिसमें पहला तरीका ये था, उन्होंने ये कहा कि किसी भी एलिमेंट का अगर हम एटॉमिक सिंबल लिख रहे हैं तो हम उसके नाम का पहला लेटर और दूसरा लेटर लिख लेंगे। पहला लेटर अपर केस होगा, दूसरा लेटर लोअर केस होगा। जैसे एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का जो स्पेलिंग है वो ALUMINIUM है। तो स्टार्टिंग के दो ले रहे हैं हम, पर लेना कैसा है, पहला वाला अपर केस, दूसरा वाला लोअर केस। सही है, अपर केस और लोअर केस दिख रहा है, हम AL नहीं लिख रहे हैं, AL लिख रहे हैं। ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। इन द सेम वे क्लोरीन, क्लोरीन में हमने C और L लिया, C और L लिया, जिसमें कैपिटल C है और स्मॉल l है। ठीक है, सेकंड जो उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि हम लोग एलिमेंट्स को कुछ प्लेसेस के जहां से वो स्टार्ट हुए या जहां से वो डिस्कवर हुए उनके नेम पे रख सकते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल होगा Fe। सो Fe जो सिंबल होता है, इसको करते हैं आयरन। आयरन का Fe से कोई कनेक्शन नहीं है, बट ये Fe निकला है वर्ड फेरम से। फेरम एक प्लेस का नाम है। इन द सेम वे सोडियम को आप जानते होंगे, सोडियम का जो सिंबल है वो Na है। नाम तो सोडियम है बट सिंबल Na है। ये कहाँ से आ रखा है, ये एक नेट्रियम प्लेस से आ रखा है। इस तरह से कई ऐसे हमारे पास एटॉमिक सिंबल है पीरियोडिक टेबल में,
जहाँ पे सारे एलिमेंट को हमने ऑर्गेनाइज और अरेंज कर रखा है, वहां उन एलिमेंट्स को हम इन्हीं दो बेसिस पे चलते हैं। और ये जो गिवन है ये आईपीएससी के थ्रू है। कोई भी नेम जब आता है या कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होता है, उसको हम ऑथराइज करते हैं आईपीएससी के थ्रू, और उसी की तरह से हम ये यूज करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो साइंटिस्ट के नेम पे हैं, कई तरीके हैं, बट मोस्टली हम यही मेथड यूज करते हैं, अपर केस लोअर केस लेटर, या उनके प्लेसेस के हिसाब से कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स खोजे गए हैं जिनको हमने साइंटिस्ट के नाम से, जैसे मेंडलीवियम, इस तरह के नाम भी रखे हुए हैं। ठीक है, सो ये एटॉमिक सिंबल हो गया। हमारा लास्ट टॉपिक आज का है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत बार बात की। जब मैंने आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया, या हमने जॉन डाल्टन के बारे में बात की, तो वहीं से ये चीज स्टार्ट हुई। इसलिए एटॉमिक मास का जो मेन हम कह सकते हैं, जिन्होंने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया, दैट इज जॉन डाल्टन, और हम वहीं से उनके नाम से इसको स्टडी करते हैं। सो एटॉमिक मास है क्या? हम उसको एटॉमिक वेट भी कहते हैं, कि एलिमेंट्स का मास कितना है। अगर हम दो एलिमेंट को कंपेयर कर रहे थे, तो हम उनके मास के बेसिस पे तो कर रहे थे। तो सबसे पहले एलिमेंट्स का जो स्टार्टिंग का जो ये मेन है, ये यही क्राइटेरिया था। यही सी क्राइटेरिया के हिसाब से हमने एलिमेंट्स को डिवाइड किया था कि इनका मास कितना कितना है और क्यों है। वेट, जब से वेइंग मशीन आई होगी तो वेट ही तो क्या होगा। अभी कौन सा मेन है, अब हम किसी और तरीके से इनको स्टडी करते हैं। पता है आप लोगों को कौन से तरीके से? सोचना, पता करना। अभी हम लोग जो स्टडी करते हैं वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे करते हैं। मैंने आपको वैसे बता दिया। खैर छोड़ो, हम मास की बात कर रहे थे। तो मास को क्यों इजी था उस टाइम पे, जब ये लेवोशियर प्राउस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वहीं से ये लगभग स्टार्ट हो गया था। क्योंकि हमारे पास वेइंग मशीन थी, वेट को नापने वाली मशीन थी, तो हमने इनका वेट नाप लिया, इजी था। तो वहां से एटॉमिक मास आया। लेकिन दिक्कत ये थी कि हम इनको ले किस फॉर्म में। अगर हम ग्राम में नाप रहे हैं तो इट्स इजी कि हम इनका वेट न ले लें, कितना ग्राम है कितना ग्राम है। लेकिन इनको स्टडी करने के लिए ग्राम जो यूनिट थी वो थी बहुत ही बड़ी, और हमारे एटम्स और जो एलिमेंट्स हैं ये बहुत ही हल्के हैं, तो हमें एक और यूनिट चाहिए थी। तो हमने उसको, हम कहते हैं, जो हम यूज करते हैं छोटी सी यूनिट इसके लिए, दैट इज AMU। स्टार्टिंग में किया गया U, दैट इज यूनिफाइड मास, बट अब हम जो यूज करते हैं दैट इज AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। AMU या U के फॉर्म में आपने लिखा हुआ, जैसे हाइड्रोजन का जो मास होता है दैट इज 1U, ऐसे करके लिखा हुआ रहता है, राइट। बट ये U आया कहां से, ये आपको समझना है। सो आपने कभी सुना है, ये एक्चुअली एनसीईआरटी का डायग्राम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके हिसाब से समझते हैं तो आपको मजा आएगा। ये एक तरबूज है, ठीक है। मैं एक फल बेचने वाली हूँ, ठीक है, और मेरे पास बहुत सारे वेट नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको बोला कि ये तरबूज जो है ये 12 किलो का है, ठीक है। तो मैंने इसके 12 टुकड़े कर दिए। तो एक टुकड़ा कितने का, मैंने सारे बराबर है तो 1 किलो का, है ना। तो अब मैं अपने जितने फल बेचने हैं मैं इन टुकड़ों से नाप रही हूँ। इसको मैं कह सकती हूँ हमारा रेफरेंस, कह सकते हो। रेफरेंस क्या होता है, जिसके बेसिस पे हम कोई चीज नाप रहे हैं ना, तो ये हमारा रेफरेंस हो गया। इतना तो समझ में आया ना मैंने क्या किया। कई सब्जी बेचने वालों को देखा होगा आपने, वो पत्थर लेके रखते हैं, कहते हैं अरे नहीं पहले से नाप रखा है, ये 250 ग्राम का है, 200 ग्राम का है, 100 ग्राम का है, करते हैं ना इस तरह का। वही करा मैंने भी। तो जिस जिस चीज को हम अपना जिस चीज को हम कर रहे हैं यूज, उस को नापने के लिए, वेट को नापने के लिए, दैट इज अवर रेफरेंस। इन द सेम वे यहाँ पे जो रेफरेंस लिया गया, ठीक है, एटॉमिक मास के लिए स्टार्टिंग में ऑक्सीजन लिया गया, बाद में ऑक्सीजन को कैंसिल करके कार्बन 12 लिया गया। अब इसी कार्बन 12 के बेसिस पे हमारे पास ये U की डेफिनेशन आती है कि जो 1U होता है, या एक एटॉमिक मास यूनिट होता है, दैट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के मास का जो 1/12 पार्ट होता है वो हमारा 1U कहलाता है। अब जितने भी मास निकाले जाएंगे वो इसी डेफिनेशन के बेसिस पे निकाले जाएंगे, कि हमारा जो एक एटॉमिक मास यूनिट होता है दैट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन, यानी कार्बन जो 12 है वो हमारा रेफरेंस है। समझो, जैसे हमने वो लिया ना खरबूजे का टुकड़ा, एक टुकड़ा, वो हमारा कार्बन 12 है। तो उसके हमने कितने पार्ट कर दिए, 12 पार्ट कर दिए।
अब 12 पार्ट में जब मैं एक पार्ट लूंगी तो वो हमारा 1U कहलाएगा। आई नो इट कैन बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत डिफरेंस डेफिनेशन है, थोड़ा सा अलग भी है, पर समझो इस चीज को। मैंने क्या किया था खरबूजे में, मैंने कहा था खरबूजे का जो वेट है वो कितना है, 12 किलो है, और अगर मैं उसका एक टुकड़ा लूंगी तो कितना, 1 किलो। यही मैंने किया कि हमने मान लिया कि जो ये कार्बन 12 है इसका मास है 12, तो एक कितना होगा उसका, एक पार्ट, 12 में से एक पार्ट, एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। अब जो हम लोग यूज करते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स में, वही हमारा क्या है, एटॉमिक मास यूनिट है। चल रहा पता मैंने क्या बोला? एंड आई होप आपके दिमाग में ये चीज घुस रही हो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम तक आपके साथ जाएगी केमिस्ट्री के साथ। आप 11th में जाओ, आप 12th में जाओ, आप एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, आप ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, जब तक केमिस्ट्री है तब तक एटॉमिक मास चलता रहेगा। तो समझो उसको कि एटॉमिक मास को नापने के लिए हम वी कैन यूज द ग्राम एज वेल, हम किलोग्राम में भी यूज कर सकते हैं, बट यूनिट बहुत छोटी हो जाएगी। करते भी हैं, ऐसा नहीं है, हमारे पास जो मास आगे आप पढ़ोगे उसमें रहता है ये भी, लेकिन उसको और इजी करने के लिए और होल नंबर करने के लिए हम लोग यू यूज करते हैं, दैट इज यूनिफाइड मास, और यूज करते हैं एएमयू, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। सेम है दोनों, एक ही चीज है। उनको हम लोग अगर हम देखना चाह रहे हैं कि वो कितना होता है, तो आप क्या करोगे, कार्बन के मास का 1/12 पार्ट कर दोगे, दैट्स इट। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की क्लास खत्म कर रहे हैं, जहां पे हमने एटम को जाना। अगली क्लास में हम एटम के अंदर क्या है उसको जानने वाले हैं। सो आई होप कि आप लोग उस क्लास को भी देखोगे। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में।